गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप कैसे हैं? आप स्वस्थ होंगे। आशा है आपने वर्ण विचार की वीडियो देखी होगी। आपको मालूम है कि वर्णों के सार्थक समूह से ही शब्द बनते हैं और आज हम शब्द विचार के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक समूह का मतलब होता है यानी उनको क्रमबद्ध तरीके से मीनिंगफुल शब्द बनाना होता है, तो वह हमारा शब्द कहलाता है। तो हमारी परिभाषा होती है वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं तो शब्दों को 4 भागों में हम बांट सकते हैं। स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब इनमें से हम सबसे पहले वर्णन करते हैं स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को किस तरह से बांटा जा सकता है। तो स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों को 4 प्रकार से बांट सकते हैं, यानी 4 भागों में बांट सकते हैं। जिस प्रकार से हम अगर खाना खाना चाहते हैं तो हम उसमें डिफरेंट चीज़ें शामिल करते हैं, उसी प्रकार से हमारी हिंदी भाषा है जिसमें विभिन्न प्रकार के शब्द आकर मिल गए हैं। जैसे संस्कृत भाषा के शब्द, फारसी के, अंग्रेजी के और अन्य बहुत सी भाषाओं के शब्द आकर मिल गए हैं, जिससे हमारी हिंदी भाषा और अधिक समृद्ध हो गई है। तो अब ये उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार कौन कौन से हैं वो हम जानेंगे। पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, देशज और विदेशी। अब जानते हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। बच्चों, तत्सम शब्द होते हैं तत्सम शब्द यानी 2 शब्दों के मेल से बना है। तत् माने उसके, सम में समान, अर्थात उसके समान। उसके किसके समान? संस्कृत भाषा के समान। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध, श्वास, निर्धन, ग्रह आदि। अब हम दूसरी तरह के शब्द देखते हैं, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द भी 2 शब्दों से ही मिलकर बना है। तद मीन्स उससे, भव मीन्स होना, अर्थात संस्कृत भाषा से होने वाला। संस्कृत भाषा के जिन शब्दों को सरल बनाकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे जीव, घी, खेत, घोड़ा आदि। अगर हम इन्हें तत्सम में प्रयोग करेंगे तो हम जीव को क्या कहेंगे? जिह्वा। घी को क्या कहेंगे? घृत। खेत को क्षेत्र और घोड़ा को अश्व कहेंगे। कुछ तत्सम और तद्भव शब्द देख लेते हैं। अग्नि, आग, आम्र, आम, कर्ण, कान, कर्म, काम, क्षेत्र, खेत, गृह, घर, गऊ, गाय, दंत, दांत, दिवस, दिन, निद्रा, नींद, पत्र, पत्ता, पद, पैर, मास, माह, मुख, मुंह, रात्रि, रात, सर्प, सांप, सूर्य, सूरज, हस्त, हाथ। अब हम आगे देखते हैं देशज शब्द। देशज शब्द कौन से शब्द होते हैं? देश प्लस ज, अर्थात देश में जन्मा। जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। अब हिंदी में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो हम सामान्य रूप से देखते हैं? हम देखते हैं
लोटा, पगड़ी, थैला, चारपाई, डिबिया, पेट, लात, जूता आदि। ये सारे शब्द हमारे देशज भाषा के हैं। चौथा आता है विदेशी शब्द। विदेशी का मतलब ही है यानी विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द। जो शब्द हिंदी या संस्कृत के नहीं हैं बल्कि अंग्रेजी से, अरबी भाषा से, फारसी से और पुर्तगाली आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी के शब्द आप कौन कौन से देखते हैं? आप देखते होंगे डायरी, ट्रेन, गैस, मशीन, चॉकलेट, गैस, बस, कंपनी, कॉलेज आदि। इसी प्रकार से अरबी भाषा के शब्द भी होते हैं। तो अरबी भाषा से आप कौन कौन से देखते हैं? मतलब, नकल, एहसान, अमीर, किताब, आदमी, अखबार आदि। फारसी भाषा के कौन कौन से शब्द आप देखते हैं हिंदी भाषा में? अफसोस, आसमान, सरदार, ज़मीन, नमक, खजाना, आराम, सर्द आदि। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो पुर्तगाली भाषा के हम कौन कौन से शब्द प्रयोग करते हैं? बाल्टी, तंबाकू, फीता, चर्बी आदि, चाबी आदि। हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने विदेशी मानकर किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया। ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति के द्वारा कहा गया था। और प्रथम राष्ट्रपति हमारे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी हमने किसी भी ऐसी भाषा का बहिष्कार नहीं किया। जो शब्द आ गए हमने उन्हें बड़े प्रेम से हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिया। अब हम दूसरा देखते हैं, रचना और बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। यानी रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होते चले आ रहे हैं और जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ भी नहीं निकलता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जो परंपरा से चले आ रहे हैं उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं और उनका कोई अर्थ भी हम नहीं निकाल सकते। अगर हम उन्हें तोड़ते हैं तो कोई अर्थ उनका नहीं निकल पाता। जैसे समुद्र है, समुद्र तो हमारा सार्थक शब्द है, लेकिन अगर हम इसको विच्छेद करें, तोड़ें, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। समूह का कोई अर्थ नहीं है, प्लस द्र का कोई अर्थ नहीं है। उसी प्रकार से घड़ा, घ का कोई अर्थ नहीं है, ला का भी कोई अर्थ नहीं है, लेकिन मिलाकर बोलने पर यह सार्थक शब्द है। दूसरा है हमारा यौगिक शब्द। यौगिक कौन सा होता है? यौगिक अर्थात योग से बनने वाला। वे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े करने पर दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्र प्लस पति अर्थात राष्ट्र का पति। यानी यहाँ पर अगर हमने शब्द को तोड़ा तो हमारे दोनों शब्दों का अर्थ निकलेगा। विद्यालय, विद्या प्लस आलय अर्थात विद्या का घर। वायुयान, वायु प्लस यान अर्थात वायु का यान। अब हम तीसरा लेते हैं योग रूढ़। जो योग प्लस रूढ़ अर्थात वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी विशेष या परंपरागत अर्थ देते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं और इनके भी सार्थक खंड किए जा सकते हैं। यानी इसका अर्थ ये है कि वो शब्द 2 शब्दों से भी मिलकर बना है और किसी के लिए रूढ़ भी हो गया है। जैसे दशानन, आप सब जानते हैं दशानन का प्रयोग अगर हम करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम रावण की बात कर रहे हैं। 10 प्लस आनन अर्थात 10 आननों वाला अर्थात रावण। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र
त्रि प्लस नेत्र अर्थात 3 नेत्रों वाला शिव। ठीक है, अगर हम त्रिनेत्र का प्रयोग करते हैं तो हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? शिव के लिए। अब तीसरा आता है प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। आप सभी जानते हैं कि शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं और वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक विकारी और दूसरे अविकारी। विकारी शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार या परिवर्तन होता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। दूसरा आता है अविकारी शब्द। वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये भी संख्या में 4 होते हैं और वो कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अब पढ़ेंगे चौथा, अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 प्रकार से बांट सकते हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक। निरर्थक शब्दों का तो प्रयोग होता ही नहीं है। सार्थक शब्द हमारे कौन कौन से होते हैं? पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुतिसम, भिन्नार्थक। पर्यायवाची क्या होते हैं? पर्यायवाची का अर्थ होता है एक शब्द के समान अर्थ वाले, यानी जैसा हमने बोला उसी के समान अर्थ वाले। तो जैसे अगर हम आँख कहते हैं तो आँख को हम नेत्र भी कह सकते हैं, चक्षु भी कह सकते हैं, नयन भी कह सकते हैं। ठीक है। युद्ध अगर हम कहते हैं तो युद्ध को हम संग्राम भी कह सकते हैं, समर भी कह सकते हैं, रण भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हमने सूरज कहा तो सूरज को सूर्य भी कह सकते हैं, भानु भी कह सकते हैं, दिनकर भी कह सकते हैं। ठीक है। अब हम विलोम शब्द देखते हैं। विलोम का अर्थ होता है विपरीत अर्थ वाले, अर्थात उल्टा अर्थ देने वाले। जैसे अस्त, उदय, दिन, रात, सामान्य, असामान्य, आदान प्रदान। ठीक है। अनेकार्थक शब्द होते हैं वे जो एक शब्द के ही कई अर्थ होते हैं। जैसे कनक, कनक का अर्थ है सोना, धतूरा और गेहूँ। ठीक है। दूसरा देखते हैं काल। काल का अर्थ होता है महाकाल, मृत्यु भी होता है काल का अर्थ, और समय भी होता है। अगर हम बात करें कुल की तो कुल का अर्थ होता है वंश, और कुल का अर्थ होता है सब, और कुल का अर्थ होता है आवास। अब हम देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का मतलब है जैसे जो देखने योग्य हो, वो उसे हम क्या कह सकते हैं? एक शब्द में उसे कह सकते हैं दर्शनीय। जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गम। जिसमें रस ना हो, नीरस। जो पढ़ने योग्य हो, पठनीय। अब देखते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में एक जैसे लगें लेकिन उनका अर्थ अलग हो। जैसे अंक, अंक का मतलब है गोद या संख्या, और अंग का मतलब है भाग या हिस्सा। इसी प्रकार से अगर हम देखें अवधि, अवधि का मतलब है समय, और अवधि एक भाषा होती है। उसी प्रकार से और का मतलब होता है तरफ, और का मतलब होता है तथा। ठीक है बच्चों, आशा है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और आपको ये हेल्प करेगा कि आप इसके आराम से नोट्स बना सकें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो आराम से मिल सकें और सबसे पहले मिल सकें। तो अगर आप सबसे पहले देखना चाहते हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।